जर्मनी का शुमार यूरोप के अमीर तरीन मुल्कों में किया जाता है और जर्मनी एक बहुत ही कामयाब मुल्क है। जर्मनी कौन नहीं आना चाहेगा? यकीनन सबका ये ख्वाब है और सभी आना चाहते हैं। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं या फिर आके यहाँ पे कोई जॉब के हवाले से आप आते हैं, तो फिर ये आपके कामयाब मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुझे अब तक जो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला क्वेश्चन था ना, वो यही था कि जर्मनी का वीज़ा कैसे मिलता है? और स्टूडेंट वीज़े के बारे में मुझसे पूछा जाता था, लेकिन मैं हमेशा ही इस टॉपिक से कतराती रही और क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ, तो एक दफ़ा मैं खुद इस पे होमवर्क करूँ और मैं फिर डिटेल में वीडियो बनाऊँ। तो मैं फिर आज ये वीडियो लेके हाज़िर हो गई हूँ। इसमें मैं 3 तरह के वीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी। एक फैमिली वीज़ा, जो आपका पार्टनर यहाँ से आपको इनवाइट करता है, उसमें आपके हस्बैंड, वाइफ या फिर फादर हो सकते हैं। और दूसरा स्टडी वीज़ा, और जो पाकिस्तान थर्ड से जिस वीज़ा है ना, वो आउसबिल्डिंग वोकेशनल प्रोग्राम के नाम से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर यंगस्टर। आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करना चाहिए। ये स्टडी वीज़ा से थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली ये भी स्टडी वीज़े की ही साइड पे आता है, लेकिन ये स्टडी वीज़ा से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें कोई आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा आज ईजी से है। अगर कुछ साल पहले अगर हम आप ये बात करते हैं ना, पीछे जाते हैं, तो तब वीज़े मिलना इतने मुश्किल नहीं थे, बड़ी जल्दी प्रोसेस हो जाया करता था। लेकिन अब शायद लोग ज़्यादा आ चुके हैं, तो इस वजह से बहुत टाइम लगता है और पीछे तो कुछ अर्सा पहले इस तरह के भी केसेस सुने हैं, जिनमें सेपरेशन के भी कुछ आई हैं खबरें कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जर्मन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे आपको टाइम ही नहीं मिलता। अब तो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल का उन्होंने टाइम कर दिया हुआ है, जब आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं, तो आपको इतना टाइम जो है ना वो वेट करना ही पड़ता है। अच्छा, उसके वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जर्मनी से इन्विटेशन लेटर आपने लेना होता है, वो होता है। उसके अलावा आपका निकाहनामा होता है कंप्यूटराइज़, और फिर जो-जो उनकी होती है रिक्वायरमेंट, उसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बेब फॉर्म होता है और इस तरह के और चीज़ें होती हैं। इनको आपने फिर लीगलाइज़ेशन इनकी करवानी होती है, इनको आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना होता है और फिर आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, इस तरीके से आपका जो कंसल्टेंट होता है वो आपको यही सजेस्ट करेगा यकीनन कि आप एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है वो पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि इतना टाइम लगता है और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अटेस्ट होके आते हैं, इनकी मेरे ख्याल से जो डेट होती है एक्सपायरी, वो 6 मंथ तक होती है। तो 6 मंथ तक ये पेपर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो फिर आपको दोबारा से वो सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप पहले अपॉइंटमेंट ले लें। उसके अलावा आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स और जिन बच्चों की 16 साल तक उम्र है, उनको C1 तक जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपका, अगर आपके हस्बैंड आपको बुला रहे हैं, तो उनके पासपोर्ट की कॉपी, उनके रेज़िडेंट कार्ड की कॉपी और उनके आईडी कार्ड की कॉपी, वो सब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और बस यही कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ छोटी पिक्चर्स होती हैं। फिर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करना होता है, आपने पाकिस्तान से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। फिर जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। अगर तो आप जो आपने कोर्स किया होता है उसका सर्टिफिकेट साथ ही दे देते हैं, तो फिर आपसे जर्मन में कुछ सवाल भी वो कर सकते हैं, आपसे कुछ लिखवा भी सकते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि हमने अभी अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है, तो मेरी अपॉइंटमेंट पहले आ गई है, तो फिर वो आपसे कुछ भी नहीं माँगते, फिर बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो आपने सबमिट करवा देने होते हैं। ये इस तरह से प्रोसेस है, जो मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से हम फैमिली वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि स्टडी वीज़े के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, स्टडी वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आप यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, उनको फिर आप शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनमें से आप कुछ देखते हैं, फिर आपने उनकी डिटेल्स देखना होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यहाँ पे उनकी कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि फ़ीस चार्ज करती हैं और आपने अपनी फ़ील्ड देखनी होती है। फिर वहाँ से आप जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी आप रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उनमें मैट्रिक, इंटर का सर्टिफ़िकेट्स और आपकी मार्कशीट, बैचलर की डिग्री की मार्कशीट और ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ये आपने वेरीफ़ाई करवानी होती है एचसीसी से। उसके अलावा आपने इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी है और वो आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को उनकी कॉपीज़ जो है ना वो भेजनी होती हैं। लेकिन ये सारी डिग्री जो है ना, ये आपने मार्कशीट, मैट्रिक, इंटर की और बैचलर की आपकी डिग्री
आपने इनको नोटराइज़ करवाना होता है। वो आप किसी से भी पूछेंगे ना कि डॉक्यूमेंट्स नोटराइज़ करवाने हैं, तो वो आपको एग्ज़ैक्ट जगह और वो सारी तफ़सील आपको बता देंगे। अच्छा, ये नोटराइज़ जो है ना, ये मतलब ये है कि जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भेजते हैं, तो वो ये चेक करते हैं कि ये किसी अ, रिस्पेक्टेबल बंदे ने इन चीज़ों को, इन डिग्रीज़ को चेक किया हुआ है, तो ये वाक़ई ही ये ऑथेंटिक है, तो ये चीज़ें वो देखते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जाएँगे नोटराइज़ करवाने, आपने ओरिजिनल भी साथ लेके जाना होता है, कॉपीज़ भी साथ लेके जानी होती हैं, वो फिर आपका चेक करते हैं वो सारी चीज़ें, फिर वो स्टैम्प लगती है आपके डॉक्यूमेंट्स पे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है लैंग्वेज कोर्स। अगर B1 तो मस्ट होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ये रिक्वायर नहीं होता, वहाँ पे आप इंग्लिश में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर आपने लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है और आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। इस तरह अगर आपने लैंग्वेज कोर्स नहीं किया हुआ बेसिकली, तो ये आपका ही फ़ायदा होता है, आपकी आसानी के लिए ही होता है। और अगर आपके पास बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं तो फिर इस तरीके से आपको वेट करना पड़ सकता है, आपका सेमेस्टर भी वेस्ट हो सकता है। तो उसके बाद आ गया, इसके बाद आपको चाहिए होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो होते हैं वो आपको वहाँ से मिलेगा, वो आपको सिग्नेचर करके देते हैं, वो आपको लेटर बना के देते हैं। वो आप खुद से भी लेटर बना सकते हैं और वो उधर सिग्नेचर नीचे कर देते हैं। वो फिर आप मज़ीद अगर ये स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर अब यूट्यूब पे बड़ी-बड़ी अच्छी और बड़ी-बड़ी, मतलब कि अच्छे लोगों ने, बड़े-बड़े काबिल यूट्यूबर्स ने वीडियोज़ भी बनाई हुई है, तो वो मज़ीद डिटेल आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना वो बता रही हूँ। इसके बाद आपको खुद से लिखना होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन कि आप क्यों वहाँ पे जाना चाहते हैं और आपकी क्या वजह है, आप क्यों इतने मोटिवेटेड हैं। और इसके लिए आपकी इंग्लिश कोई इतनी हाई-फाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबकी इंग्लिश जो है ना वो बेसिक सी होती है, इतनी वो ज़्यादा नहीं होती। और उसके अलावा आपको चाहिए होता है एरोपास सीवी, फिर आपने एक सीवी बनानी है। और उसके बाद आपकी जो मेन चीज़ है ना, वो आ जाती है कि ब्लॉक्ड अकाउंट, यानी कि एक अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर पैसे रखते हैं। वो होती है आपकी गारंटी गवर्नमेंट को शो करने के लिए कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपना खर्चा खुद अफोर्ड कर सकेंगे। आपके पास इतने पैसे हैं, आप यहाँ पे रहने का आपके पास खर्चा वगैरह है, जो कि है तकरीबन, जिस बंदे की मैंने वीडियो देखी है, जहाँ से मैंने इन्फॉर्म सारी इकट्ठी की है, तो अकॉर्डिंग टू हिम है तकरीबन 10,500 साढ़े 10,000 यूरो। वो आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लें कि कितने बनते हैं। लेकिन वो पैसे आपके ही होते हैं, वो आपने देने किसी को भी नहीं होते, वो बस शोमेंट होती है, आपने बस शो करवाना होता है। और जो लोग इतना सारा पैसा खुद से नहीं अरेंज कर सकते, मोस्टली ऐसा ही होता है, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से वो पैसे लेके तो वो रख देते हैं। फिर वो बाद में जब आप आते हैं तो आप वो पैसे थोड़े-थोड़े निकलवा सकते हैं, फिर वो वापस वही सेम पैसे आप उनको वापस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सर्च करनी होती है, फिर आपने उनमें से देखना होता है आप किसमें अप्लाई कर रहे हैं, फिर उनका क्राइटेरिया क्या है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो यही हैं। जर्मन हुकूमत की तरफ से अभी जो प्रोग्राम आया है जिसके लिए आप हाउस बिल्डिंग करने यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, हाउस बिल्डिंग कहते हैं एक तरह से डिप्लोमे को, कोर्स को कहते हैं, जो कि 3-4 साल होता है, उसको डॉइच में हाउस बिल्डिंग कहते हैं। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट, एक तो आपने मैट्रिक किया होना चाहिए। मैट्रिक, कम से कम आपकी तालीम मैट्रिक हो। इसमें एज लिमिट भी है, 24 से कम आपकी एज होनी चाहिए। और जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है ना, वो मिनिमम B2 है। B2 आपने किया हो, मैट्रिक आपने किया हो और आपकी एज जो है ना वो भी 20 से 24 साल के दरमियान है, तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये वाला जो प्रोग्राम है ना, मतलब कि ये वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है थ्रू किसी कंपनी के या किसी कॉलेज के। एक तरह से ये भी स्टडी वीज़ा है, लेकिन जो मतलब कि दूसरा स्टडी वीज़ा जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, उससे ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और गल्फ़ कंट्री से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप कर सकते हैं, लेकिन गल्फ़ कंट्री में जो लोग बेचारे ज़लील हो रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे आके जब आपकी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एक तरह से आपकी जॉब ही होती है और मंथली, हर मंथ आपको यहाँ से पे भी मिलती है, जिससे आप बड़े आसानी से अपना जो खर्चा है ना, अगर तो आपको मज़ीद इस वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं
आउसबिल्डिंग वोकेशनल प्रोग्राम। अगर आप ये कुछ 3 लफ्ज़ लिखेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऑथेंटिक मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।